दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। देखिए, आज काफ़ी दिनों में हमारी वीडियो पोस्ट होगी। ठीक है, इससे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम भारत का संविधान स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान आज स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट कोर्स जो है इसका संविधान का वो मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, और जो कंटेंट होगा वो एम लक्ष्मीकांत से होगा। ठीक, और जिसके पास बुक है यदि, तो वो मेरी वीडियो देखने के साथ साथ बुक को आगे रखे और बुक को पढ़ता जाए, वीडियो देखता जाए, यानी समझता वीडियो से जाए और पढ़ता बुक से जाए। ठीक, और एक बात और दोस्तों, देखो, जो ये वीडियो है, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छी लगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। ठीक है, उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिले इस वीडियो से। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और देखो, लॉकडाउन की स्थिति यानी चल रही है, ये कोरोना काल चल रहा है, इसमें सब अपने घर पर हैं, ऑफलाइन क्लासेस जो है वो सब बंद हैं। मेरे खुद के सेंटर पर भी जो बच्चे हैं वो सब घर पर हैं, ऑफलाइन बंद है। और ख़ास तौर से मैं अपने बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, और घर पर अच्छी तरीके से मेहनत करें, अच्छी तरीके से तैयारी करें। दोस्तों देखो, यह ऐसा काल है, अब देखो एग्ज़ाम तो आने वाले हैं ही, कुछ लेट भले होंगे, और वैकेंसीज जो हैं, वैकेंसी भी आने वाली हैं, कुछ लेट होंगी, वो बात अलग है। ठीक है, 2-4 महीने लेट हो जाएं, एग्ज़ाम डेट भी जो है वो लेट हो जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ना होंगी, होंगी ज़रूर। तो इसलिए तैयारी अभी से बना करके रखें। तैयारी इस ये जो काल चल रहा है, ये जो छुट्टियाँ चल रही हैं, ये जो ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो इन्हें छुट्टी ना माने, इनमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि जो लोग अब यहाँ पर ढील दे रहे हैं अपनी तैयारी में, अगर वो लोग और आप यदि मेहनत करते जाएंगे इस दौर में भी, तो एग्ज़ाम हॉल में आप उनसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी उनसे बेहतर होगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से वीडियो को समझेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम भारतीय संविधान। ठीक है, और स्टार्टिंग से बिल्कुल संविधान करेंगे, एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से हम समझेंगे और पूरा विस्तृत रूप से, यानी एम लक्ष्मीकांत की पूरी जो बुक है उसको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो देखो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला अध्याय है एम लक्ष्मीकांत का, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसमें हम क्या पढ़ते हैं? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम, देखो मैंने भी हिस्ट्री पढ़ाई है और आप लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उस हिस्ट्री में जो कुछ एक कहानी स्टोरी के रूप में हम पढ़ते हैं, तो वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। मतलब जो हमारा भारतीय संविधान बना, हम अपने भारत के संविधान की बात करते हैं पहले, तो जो भारत का संविधान बना, तो उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, यानी कि कहाँ से उसकी नींव रखी गई, तो उसको हम आज देखते हैं कि वो नींव कहाँ से रखी गई। हालांकि देखो, एक संविधान होता है, एक पॉलिटी होती, राज्य व्यवस्था। देखो राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था से ही आगे जाकर के संविधान बना है। ठीक है, तो देखो राज्य व्यवस्था का अगर हम दो शब्दों में राज्य व्यवस्था को समझें, तो राज्य व्यवस्था क्या है? देखो, ये राज और व्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है राज व्यवस्था। ठीक है, तो राज मतलब राज्य, स्टेट, व्यवस्था मतलब व्यवस्था। ठीक है, तो ये ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर कुछ लोगों को या एक समुदाय को, है ना, जैसे समुदाय में लोग रहते हैं, तो उस समुदाय के लोगों को या उस राज्य के लोगों को एक ऐसा कानून जिससे कि वो एक दूसरे के प्रति मतलब भेदभाव ना रखें। ठीक है, उनके लिए कानून बनाए गए। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था को हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, जो अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम यहाँ से बात करते हैं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या है। ठीक है, तो देखो होता क्या है, जो लगभग
1757, एक तो डेट आती है 1757। इस डेट में क्या हुआ था, आप यदि याद हो तो बताओ। तो देखो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। जो प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत का एक नवाब था जो बंगाल का नवाब कहलाता था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ 1757 में, जिसको हम प्लासी का युद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो वहां से इसकी नींव रखी गई, ठीक है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लगभग 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है ब्रिटेन में, ठीक है। यहाँ पर आने में लगभग 8 साल उसको लगते हैं, यहाँ पर अपना व्यापार करने में, यानी 1608 में वो अपनी अस्थायी फैक्ट्री खोल लेती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है। आगे जाके 1613 में स्थायी फैक्ट्री खोल लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने फैक्ट्री खोली। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, या उसके साथ हम बोल सकते हैं जो ब्रिटिश सरकार थी, उसकी धीरे धीरे महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी का मतलब ये है कि अब उसका मकसद व्यापार ना करने की अपेक्षा में यहाँ पर शासन करना हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से जब 1757 में अंग्रेजों ने पहली लड़ाई लड़ी और इस लड़ाई को अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। उसके कुछ साल बाद यानी कि 1764 में एक युद्ध और होता है जिसको हम बोलते हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध भी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और इस युद्ध को जीतने के बाद 1765 में क्या होता है, बंगाल बिहार उड़ीसा ये उस टाइम पर काफ़ी अच्छे सम्राट प्रेसिडेंसी होती थी, ठीक है। तो इनका जो दीवानी थी, इन दीवानी का अधिकार मिल जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी का मतलब होता है जो राजस्व होता है ना, राजस्व टैक्स, तो इसका मतलब टैक्स होता है। तो राजस्व का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से ही कहानी स्टार्ट होती है। जैसे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई, यहाँ पर भारत में उसको अधिकार मिल गए, ठीक है। जैसे बंगाल बिहार उड़ीसा इनके टैक्स मिल गए, और जो व्यापार था व्यापार उसका अच्छी तरीके से कर ही रही थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सॉरी। अब इसके बाद क्या होता है देखो, अब धीरे धीरे जब ये इसने अपना व्यापार बढ़ाना स्टार्ट किया तो इसने काफ़ी ज़्यादा अपना कर्मचारियों को भी नियुक्त करना स्टार्ट किया, ठीक है। कर्मचारी नियुक्त होने स्टार्ट हुए इसमें। अब जब कर्मचारी नियुक्त हुए तो उनको बनाने के लिए या व्यापार करने के लिए, ठीक है, तो उनको कानून की ज़रूरत पड़ी, ब्रिटिश सरकार को कानून की ज़रूरत पड़ी। अब उसने सोचा कि भाई अब जो है कानून बनाया जाए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हिसाब से कानून बनाने स्टार्ट किए, ठीक है। और उसको बोला जाता है अधिनियम, के वो अधिनियम लाई। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर भी एक बात है, यहाँ पर 2 चरणों में इसको हम पढ़ते हैं। जो ये कानून बने वो 2 चरणों में बने, ठीक। पहला जो चरण था, पहला तो रहा है, हम बोलते हैं कि कंपनी का शासन, कंपनी का शासन, ठीक है। मतलब कंपनी ने भारत में या कंपनी के अधीन में रह करके जो भी कानून जो भी अधिनियम बनाए गए उसको हम कंपनी का शासन बोलते हैं। कंपनी का शासन कब से कब तक रहा, तो 1773 से 1858 तक ये कंपनी का शासन रहा। अगर दूसरे नंबर की बात करते हैं कि दूसरा कौन सा शासन रहा, किसका शासन रहा, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब कंपनी का शासन, जब क्योंकि देखो 1858 डेट है ये, तो इससे यदि पहले 1 साल पहले की बात करते हैं हम, तो 1857 में एक काफ़ी महत्वपूर्ण घटना हुई थी भारत में, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1857 का विद्रोह या क्रांति बोलते हैं, ठीक। तो इसमें जो है काफ़ी अच्छी तरीके से भारतीयों ने अंग्रेजों के पैर लड़खड़ा दिए थे। तो यहाँ पर अंग्रेजों को या ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि भाई अब जो है वो कंपनी के बस की बात नहीं रही भारत में अपना कंट्रोल करना। तो इसलिए फिर भारत में अब कंपनी का शासन ना हो करके ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन हटा दिया और वहाँ पर सम्राट का शासन स्थापित कर दिया। तो इसलिए अब दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं सम्राट का शासन। सम्राट का शासन, ये जो सम्राट का शासन चला वो 1858 से 1947, मतलब जब तक भारत हमारा आज़ाद नहीं हो गया तब तक
सम्राट का शासन चला। ठीक है दोस्तों, अब देखो स्टार्ट करते हैं हम कंपनी का शासन। सबसे पहले ये देखेंगे कि कंपनी के शासन में कौन कौन से अधिनियम आए या कौन कौन से कानून बनाए गए। ठीक है, सम्राट का शासन इसके बाद स्टार्ट होगा, तो ये इसके बाद करेंगे। ठीक, अब देखो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कंपनी के शासन में सबसे पहले अधिनियम आया 1773 में, जैसे कि आपको दिख रहा है 1773 से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले अधिनियम आता है एक, जिसको बोलते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, एक्ट या अधिनियम या कानून एक ही बात है। ठीक, अब देखो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी वो सब अंग्रेजों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देती थी। तो वहां पर क्या कर दिया गया था, वहां पर बंगाल में एक गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। बंगाल में एक गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसमें कुछ चीजों में सुधार किया गया, कुछ चीजों में बदली की गई। ठीक है, और ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें काफी अत्यधिक मतलब संवैधानिक महत्व जो था वो इसका काफी ज्यादा था। संवैधानिक महत्व में यदि हम देखें तो काफी ज्यादा संवैधानिक महत्व इसका था। ठीक, अब देखो इसमें होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं वो देखते हैं हम रेगुलेटिंग इसकी। तो सबसे पहली चीज इसमें क्या हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो बंगाल में गवर्नर बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जो बनाया गया, तो बंगाल के गवर्नर का पद चेंज करके, बंगाल का गवर्नर चेंज करके बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। मतलब पद का सिर्फ नाम चेंज कर दिया, पहले उसका नाम बंगाल का गवर्नर सिर्फ गवर्नर होता था, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक, दूसरे नंबर पर क्या बात होती है यहाँ पर, तो दूसरे नंबर पर देखो, एक तो मद्रास जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है, और एक बम्बई जिसको वर्तमान में हम मुंबई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मद्रास व बम्बई जो थे ये भी काफी बड़ी प्रेसिडेंसियां होती थी, तो इसमें भी गवर्नर हुआ करते थे। तो इस एक्ट के द्वारा 1773 के एक्ट के द्वारा मद्रास व बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन रखा गया। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के अधीन रखा गया। ठीक, कि बंगाल के गवर्नर जनरल जो है उसके अधीन में बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां होंगी के गवर्नर जो होंगे वो इसके अंडर में काम करेंगे। ठीक, अब देखो इसके पास बंगाल के गवर्नर जनरल जो था, इसके पास बंगाल रहा, साथ में इसको मद्रास और बम्बई भी मिल गया, तो काफी बड़ा क्षेत्र हो गया इसके लिए। तो फिर यहाँ पर किया गया, ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसकी सहायता के लिए एक चार सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया। ठीक है, 4 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया जो इसकी हेल्प करते थे, जो गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। तो सवाल पूछ रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन निम्न में से किस अधिनियम के अंदर या अंतर्गत आता है या किया गया। ठीक है, ऑप्शन मिल जाएंगे आपको 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक, 1785 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का एक्ट चार्टर एक्ट, और 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो आप आराम से आंसर कर पाओगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के हाथ के हाथ चलना है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को पहली बात तो एंड तक देखना, और वीडियो यदि दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि नई नई वीडियो, नए नए कंटेंट और अच्छी समझ के साथ आपको पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो नंबर 3 पर बात करते हैं। नंबर 3 पर क्या होगा, देखो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 1774 ईस्वी में। ठीक है, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। ये भी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई, जिसमें इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। मुख्य न्यायाधीश जो बने उनका नाम था सर एलिजाह एम्पे।
एम पे सवाल पूछा जाता है कि कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा एम पे थे। और इनके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी यहाँ पर नियुक्त किए गए, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और एक और चीज इसमें शामिल हुई, जैसे कि अब देखो यहाँ पर क्या था, ये जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो व्यापार कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ये व्यापार करने के साथ साथ घाटे में फिर भी जा रही थी, इस पर काफी कर्जा हो गया था। कारण क्या था? कारण ये था कि जो इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी जो थे वो इसको धोखा दे रहे थे कंपनी को। धोखा देने का मतलब यह है कि जो कर्मचारी हैं ये अपना निजी व्यापार करने लगे थे, वेतन जो है वेतन कंपनी से पा रहे हैं, लेकिन मुनाफा यानी कि व्यापार वो अपना निजी रूप से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए 2 काम और किए गए। सबसे पहला काम तो इसमें ये किया गया, जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी थे ये, ठीक है, तो इनका निजी व्यापार, ठीक है, निजी व्यापार, ठीक। तो जो ये निजी व्यापार करते थे इस पर बैन लगा दिया, इसको प्रतिबंध कर दिया। दूसरी बात, ये जो है वो भारतीय जनता से या भारतीयों से उपहार लेते थे, ठीक है, साथ में रिश्वत भी लेते थे। तो कंपनी के कर्मचारियों के लिए निजी व्यापार करना, भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक। अब एक काम और किया गया यहाँ पर, एक काम ये किया गया कि ये जो कर्मचारी थे इनको कंट्रोल में रखने के लिए या इन पर नियंत्रण सशक्त करने के लिए एक कह सकते हैं कि बॉडी ना, एक बॉडी यानी कि एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाम की एक बॉडी बनाई गई। ये क्या करती थी, इसके माध्यम से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इस पर नियंत्रण रखा जा सके, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, इसमें ये चीजें ये प्रावधान किए गए, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसके बाद आगे की बात करते हैं कि आगे अब कौन सा आता है। अब हुआ क्या, अब देखो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था सबसे पहला कानून था, तो इसमें बाद में जाकर के ऐसा पाया गया कि इसमें कुछ खामियां रह गई। खामियां का मतलब कुछ कमी रह गई, कुछ ऐसी चीजें रह गई जो इसमें जोड़ना था लेकिन वो जोड़ नहीं पाए। तो इसके बाद एक संशोधन अधिनियम आता है, यानी कि एक संशोधन होता है इसी चार्टर एक्ट में, और उस संशोधन के तहत इसमें कुछ बातें और एक्स्ट्रा जोड़ी गई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं संशोधन अधिनियम या 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम, 1781 में यह संशोधन हुआ था, इसलिए इसको 1781 का संशोधन अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि 1773 था रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कुछ कमियां पाई गई, उसमें कुछ खामियां पाई गई, तो उसको सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए संशोधन लाया गया था, ठीक है। इसमें अब देखो ये जो संशोधन था, तो इसलिए इसको कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको बोलते हैं। एक्ट ऑफ सेटलमेंट या इसको बंदोबस्त कानून, बंदोबस्त कानून। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंदोबस्त कानून किसे कहा जाता है या एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसे कहा जाता था, ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो ध्यान रखना 1781 का जो संशोधन अधिनियम था उसी को एक्ट ऑफ सेटलमेंट या बंदोबस्त कानून कहा जाता है। इसमें क्या विशेषताएं थी, इसमें क्या किया गया, तो देखो इसकी एक बात आपको याद रखनी है, जो यहाँ पर जो 1773 का एक्ट था उसमें क्या था, जितने भी राजस्व होते थे, जो टैक्स होते थे, तो टैक्स वसूलना मतलब, और गवर्नर जनरल वगैरह ये सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन थे, ये सब सुप्रीम कोर्ट के अधीन थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, यहाँ पर गवर्नर जनरल को और राजस्व संबंधी मामले जो थे
तो राजस्व संबंधी मामलों को सुप्रीम कोर्ट से बहाल कर दिया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया इसको। ठीक है, ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किस अधिनियम के तहत राजस्व संबंधी मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। तो आपको आंसर देना है 1781 का संशोधन एक्ट जो था उसके तहत राजस्व संबंधी मामलों को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। सिर्फ एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कौन सा अधिनियम आता है, कौन सा एक्ट आता है। ठीक है, तो ये संशोधन अधिनियम का ध्यान रखना 1781 का। ठीक, इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखो ये पिट्स इंडिया एक्ट था, ये भी काफी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब देखो ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, देखो ये पिट्स क्यों है, तो उस टाइम पर यानी 1784 के टाइम पर जो पिट्स थे वो प्रधानमंत्री थे, कहाँ के, ब्रिटेन के। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पिट्स। हालांकि इनके जो पिताजी थे वो भी प्रधानमंत्री रहे थे उस टाइम पर ब्रिटेन के। तो इसलिए इन्होंने एक एक्ट बनाया, इन्होंने एक अधिनियम बनाया, कानून बनाया, इसलिए इसका नाम पिट्स ही रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो देखो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रावधान रहे, एक दो विशेषताएं हैं और एक ही विशेषता इसकी इम्पोर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या विशेषता रखी गई, इसमें द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, द्वैध शासन का प्रारंभ। सवाल पूछा जाता है कि कंपनी में द्वैध शासन का प्रारंभ किस एक्ट के तहत किया गया, किस एक्ट में हुआ। ठीक है, तो पिट्स इंडिया एक्ट में ही द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन का प्रारंभ का मतलब यहाँ पर दो शासन होंगे, यानी कि जो कंपनी होगी, कंपनी का व्यापार जो होगा, जैसे कि पहले मैंने जो बताया आपको कि नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। तो यहाँ पर ऐसा लगा कि भाई जो कर्मचारी हैं वो ज़्यादा ही कुछ करप्ट है ना, करप्शन ज़्यादा फैला रहे हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसमें बोला कि भाई कुछ क्षेत्र यानी राजनीतिक क्षेत्र एक अलग संस्था को दे दो और जो व्यापारिक क्षेत्र है वो एक अलग संस्था को दे दो। तो यही द्वैध शासन कहलाया। ठीक, तो इसमें द्वैध शासन में क्या क्या किया गया, एक तो पहले से बना हुआ आ रहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसमें एक और बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो ये दो बॉडी इसमें बना दी गई, दो संस्थाएं बना दी गई। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये क्या करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो व्यापारिक मामले देखेगा, ये व्यापारिक मामलों के लिए था। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये राजनीतिक मामलों के लिए था। ठीक है, यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है कि कौन से मामलों के लिए था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। ये आपको याद रखनी है बात। ठीक है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ये सब हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला अधिनियम देखते हैं। अगला अधिनियम है 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम। अब देखो 1786 के अधिनियम के लिए हम बात करते हैं। 1786 का अधिनियम। अब देखो इस 1786 के अधिनियम में क्या क्या हुआ, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसको यदि हम बात करते हैं इसकी, तो देखो इसमें सबसे पहले इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो वो यहाँ पर चेंज किया गया। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाने की बात की गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पर अपनी दो शर्त रखी। ठीक है, कि भाई ये दो शर्त मेरी मान लो, मैं बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाऊंगा। ठीक है, अब ये दो शर्त कौन कौन सी थी, अगर बात करते हैं दो शर्त कौन कौन सी थी, तो इसकी पहली शर्त तो ये थी कि जितने भी विशेष मामले होंगे, स्पेशल जो मामले होंगे, तो विशेष मामलों में जो इसकी काउंसिल थी, जो मैंने बताया 4 सदस्यीय एक परिषद बनी थी, तो विशेष मामलों में
मामलों में ये जो गवर्नर जनरल होगा ये अपनी काउंसिल की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जितने विशेष मामले होंगे कुछ तो उसको उसकी जो काउंसिल है उसकी कुछ बातें माननी होंगी, मतलब कि बाध्य नहीं होगा। एक तो शर्त इसने ये रखी गई लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरफ से, और एक शर्त ये थी कि भाई जो मेरा पद है यानी गवर्नर जनरल का जो पद है, अब इस पद को ही यानी गवर्नर जनरल जो रहेगा उसको ही सेनापति बनाया जाए। सेनापति को कमांडर इन चीफ और बोला जाता है, कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो जो सेनापति होगा कि जैसे मैं गवर्नर जनरल हूँ तो मुझे सेनापति भी बनाया जाए, जिसको हम उस टाइम पर कमांडर इन चीफ भी बोलते थे। ठीक है, तो ये दो शर्तें रखी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। हालांकि ये जो दो शर्तें थी इसकी, ये दो शर्त इसको मान ली गई 1786 में ही। ठीक है, और जब शर्त मान ली गई तो सिंपल सी बात है, जब उस व्यक्ति की शर्त मान ली गई तो इसका मतलब गवर्नर जनरल भी यही बनाया गया। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है 1793 का अधिनियम। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ समझने में कोई दिक्कत आ रही हो, या कुछ पढ़ाने में कुछ दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरी भी क्या कुछ खामियां हैं, ताकि मैं भी अपना संशोधन कर सकूं। ठीक है, तो 1793 की बात करते हैं। 1793 का अधिनियम। इस 1793 के अधिनियम में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या इसमें विशेष प्रावधान दिए गए 1793 में। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारत पर जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इसको टाइम दिया जाता था, समय अवधि दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 20 वर्ष की अवधि और बढ़ा दी गई। मतलब 20 वर्ष और मिल गए। सवाल पूछा जाता है हर 20 वर्ष। वैसे तो देखो ये जो है 20 वर्ष कंप्लीट होने के बाद फिर से 20 वर्ष की अवधि बढ़ा दी जाती थी। ठीक है, तो ध्यान रखना अधिकतर सवाल यहीं से पूछा जाता है कि कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 20 वर्ष की समाप्ति कब बढ़ाई गई, किस अधिनियम में बढ़ाई गई। तो 1793 का अधिनियम था जहां पर ये बढ़ाई गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, दूसरी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये थी जो मैंने अभी बताया कि कमांडर इन चीफ जो था, है ना, कमांडर इन चीफ जो था, तो जो कमांडर इन चीफ था, तो अभी जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी शर्त रखी थी कि भाई जो गवर्नर जनरल होगा उसी को कमांडर इन चीफ या सेनापति बनाया जाएगा। लेकिन इस अधिनियम में इस बात को खत्म कर दिया गया। खत्म करने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहा गया कि कमांडर इन चीफ बनने के लिए काउंसिल में सदस्य होना, काउंसिल की सदस्यता होना अनिवार्य नहीं है। सदस्यता होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो गवर्नर जनरल होगा वही कमांडर इन चीफ होगा, कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। काउंसिल के सदस्य अगर कोई व्यक्ति नहीं भी है तो उसको भी हम कमांडर इन चीफ बनाएंगे, ऐसा इस अधिनियम में बोला गया है 1793 के अधिनियम में। ठीक है, और क्या बोला गया, तीसरी बात क्या थी यहाँ पर, तीसरी विशेषता इसकी ये थी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को, अब देखो यहाँ पर क्या था, जो जैसे कि अभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जैसे मैंने बताया अभी 1784 में जो फिट्स इंडिया एक्ट था उसमें दो बॉडी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो सदस्य थे, जो सदस्य बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में काम करते थे, ठीक है, और तो फिर इनको जो वेतन मिलेगा, अभी क्या था, अभी तो इनको जो वेतन दे रही थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, तो उनको जो वेतन मिलेगा
उनको वेतन जो भारत से राजस्व जो इकट्ठा होगा, यानी कि भारत के राजस्व से, ठीक है, तो इनको जो वेतन मिलेगा वो भारत के राजस्व से ही इनको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया सवाल है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के कर्मचारियों को भारत के राजस्व से वेतन देना कब स्टार्ट किया गया, कब प्रारंभ किया गया, या किस अधिनियम के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो 1793 के अधिनियम से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था उसके सदस्य, उसके कर्मचारियों को जो भारत से इकट्ठा जो राजस्व था, जो टैक्स था, उसी से इनको पे किया जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले जो आता है, अगला चार्टर आता है। अब देखो, अब आने स्टार्ट हो गए चार्टर, ठीक है। चार्टर का मतलब भी कानूनी होता है, अधिनियम होता है, ठीक है। तो अगला हेडिंग है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813। अब देखो, चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या विशेष प्रावधान थे, क्या क्या इसमें चीजें की गई। तो देखो, सबसे पहली चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है, और चार्टर एक्ट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्टर एक्ट से अधिकतर सवाल बनते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला था कि भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, भारत में जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो उसको एक एकाधिकार प्राप्त था। मतलब भारत से सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है, ब्रिटेन का अन्य कोई भी व्यक्ति भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता। ऐसा अभी तक चला आ रहा था। लेकिन चार्टर एक्ट 1813 में क्या किया गया, यहाँ बोला गया कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार अब समाप्त होगा। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि अब कंपनी ही व्यापार करेगी भारत के साथ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन यहाँ पर भारत के साथ व्यापार कर सकता है, ऐसा कहा गया चार्टर एक्ट 1813 में। पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है ये, ठीक है। अब दूसरा क्या, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें रह गई थी। जैसे एक तो चाय का व्यापार, वह जो चीन के साथ व्यापार था, ठीक है। तो चाय व चीन के साथ व्यापार को का जो एकाधिकार था, ये अभी भी जारी रखा गया। मतलब इसका एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था। चाय और चीन के साथ ये एकाधिकार अभी भी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही, ठीक। इसमें और क्या बात करी गई, इसमें और बात करी गई कि जो ईसाई मिशनरी थी, मतलब जो ईसाई लोग थे, ईसाई धर्म था, तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई, ठीक है। मतलब कि जो ईसाई धर्म है उसको भारत में फैलाया जाए, और उसका मतलब कहने का यह है कि प्रचार प्रसार किया जाए, ठीक है। इसका भी एक उद्देश्य था। देखो, भारत में जो था, जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, या ब्रिटिश सरकार थी, वो भी अब चाहती थी कि भारत पर अब क्या किया जाए, शासन किया जाए। अब शासन करने के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास जनता ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भारत में ईसाइयों का धर्म प्रचार प्रसार करने की अनुमति भी यहाँ पर दी गई, ठीक है। यहाँ पर और क्या किया गया, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया, शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि 1-1 लाख रुपए भी इन्होंने यहाँ पर दिए थे, ठीक है, शिक्षा के लिए। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे चार्टर एक्ट 1833 के, वो देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833। अब देखो, चार्टर एक्ट 1833 की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहली चीज कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, गवर्नर जनरल होता था, तो उसको यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ
सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो आपको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था, बेंटिक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये आपको याद रखना है ना। तो कहाँ पर बनाया गया, चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसमें और क्या दूसरी बात हुई, इसमें और दूसरी बात ये थी कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सवाल पूछा जाता है ये कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कब किया गया, तो चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, पूर्णतः जो समाप्त कर दिया गया था वो चार्टर एक्ट 1833 में कर दिया गया था। ठीक, इसमें तीसरी बात और क्या थी, अब तीसरी बात ये थी, देखो जैसे कि अब है, अब यदि मान लो किसी व्यक्ति को IAS बनना है, ठीक है, IAS बनना है, तो IAS बनने के लिए उसको वो क्या करेगा, UPSC क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर यानी एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पर ब्रिटेन लंदन में एक कॉलेज होता था, तो लंदन में उस कॉलेज से यदि किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन कर ली, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर उच्च अधिकारी के रूप में, ये जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां पर उच्च अधिकारी के रूप में उसको नियुक्त कर लिया जाता था। ठीक है, तो सबसे पहले प्रावधान चार्टर एक्ट में लाया गया कि भाई ये जो सिविल सर्विस है, सिविल सेवा है, इसके लिए एक प्रारंभिक परीक्षा होना चाहिए। तो ऐसा लाया गया चार्टर एक्ट 1833 में। ठीक है, ध्यान रखना, उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो यहाँ पर सिविल सेवकों के चयन के लिए, सिविल सेवकों के चयन के लिए, मतलब जो सिविल सेवा है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का, है ना, मतलब एग्जाम का, खुली प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना चाहिए, ऐसा बोला गया। ठीक है, हालांकि ये जो प्रावधान था, ये जो प्रस्ताव था, ये यहाँ पर पास नहीं हुआ, लेकिन ऐसा इसमें कहा गया। ठीक है, प्रयास किया गया यहाँ पर कि सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कराने का एक प्रयास यहाँ पर किया गया। हालांकि ये नहीं हुआ, क्योंकि जो कंपनी में यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मेंबर थे, उन्होंने इसका यहाँ पर विरोध किया था, इस वाले प्रस्ताव का, तो इसलिए ये हुआ नहीं, हो नहीं पाया। ठीक है, लेकिन प्रयास यहाँ पर किया गया था, ध्यान रखना ये। हालांकि यहाँ से सवाल कम पूछता है, जहाँ पर ये मतलब कंफर्म हो गया था, पास हो गया था प्रस्ताव, तो उस एक्ट को ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है चार्टर एक्ट 1833 से। ठीक है, आगे चलते हैं चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 में चलते हैं। अब देखो चार्टर एक्ट 1853 जो था, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या वहां पर हुआ। चार्टर एक्ट 1853, अब देखो चार्टर एक्ट 1853 जो आया, इसमें इसके भी मुख्य कुछ विशेष प्रावधान थे, और ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 1813 का इंपॉर्टेंट है, 1813 से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और यूपीएससी में भी भर भर के सवाल पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं इन एक्ट से। ठीक है, 1813 से आएगा सवाल, या फिर 1833 से आएगा, या फिर 1853 से आएगा। ठीक है, इन तीन चार्टर से तो सवाल पूछता ही पूछता है वो हर साल। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या क्या विशेष प्रावधान रखे गए, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। तो चार्टर एक्ट 1853 की यदि बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो था, वो जो गवर्नर जनरल था, यहाँ पर जो गवर्नर जनरल होता था, तो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जो परिषद इसकी थी, ठीक है, तो परिषद के इसके एक तो विधायी, ठीक है, विधायी शक्तियों को अलग किया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, तो उस परिषद की एक तो विधायी शक्तियों को अलग किया गया, और प्रशासनिक
जो प्रशासनिक या एक तरीके से प्रशासन था, तो विधायी शक्ति और प्रशासन इनको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। प्रशासन और विधायी शक्तियों को और प्रशासन को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसकी विधायी शक्तियाँ और प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, इसमें और जो है मतलब समाप्त नहीं, सॉरी, अलग कर दिया गया। मतलब विधायी शक्ति अलग होंगी उसकी और प्रशासनिक शक्ति जो होंगी वो अलग होंगी, ऐसा इसमें प्रावधान लाया गया। नंबर 2 की बात करते हैं कि नंबर 2 पर क्या हुआ, ये दूसरी चीज और क्या हुई। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था अभी कि सिविल सेवकों को, ठीक है, जैसे कि चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था कि सिविल सेवकों के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना चाहिए, लेकिन वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उन्होंने वहां पर विरोध किया था, ताकि वो पास नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1853 में सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन की व्यवस्था आरंभ कर दी गई। ठीक है, खुली सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता आरंभ कर दी गई, मतलब शुरू कर दी गई कि अब जो है वो जो अधिकारी बनेगा वो वही बनेगा जो इस सिविल सेवा को पास करेगा। ठीक है, और इसमें भारतीय लोग भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और क्या हुआ इसमें, अब इसके लिए जो है इस जो सिविल सेवा के लिए प्रतियोगिता थी, तो उसके लिए एक कमेटी, एक समिति, ठीक है, जो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में थी, जो भारतीय सिविल सेवा के संबंध में थी, और ये सवाल पूछ लिया जाता है, संबंध में थी, एक समिति बनाई गई जिसको मैकाले समिति कहा जाता है, जिसको मैकाले समिति कहा जाता है। ठीक है, तो सवाल पूछा जाता है कि मैकाले समिति का गठन कब किया गया, तो चार्टर एक्ट 1853 में किया गया। या ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय सिविल सेवा के संबंध में निम्न में से किस समिति का गठन किया गया, तो मैकाले समिति का गठन किया गया था 1854 में। ठीक है, 53 का ही चार्टर एक्ट था, लेकिन ये 54 में मैकाले समिति का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ तक जो है वो हमने 1853 तक चार्टर एक्ट देखे हैं। ठीक, अब इसके बाद जो आएगा, इसके बाद आएगा 1858 का अधिनियम। ठीक, जो हम किस में पढ़ते हैं, जो हम सम्राट के शासन में पढ़ते हैं। मतलब आज हमारा पूरा एक टॉपिक यानी कंपनी का शासन, ये पूरा का पूरा समाप्त हो गया। जो जो अच्छे पॉइंट थे वो मैंने उठा करके आपको समझाए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो बने रहें हमारे चैनल से अच्छे अच्छे नोट्स के साथ, और नोट्स अपने तैयार करते रहना। ठीक है, और घर पर रहो, मस्त रहो, कोरोना से बचते रहो। ठीक है दोस्तों, ओके, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में सम्राट के शासन के साथ। ठीक है, ओके, बाय।